नमस्कार दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब डिजिटल बोर्ड पर आगे की क्लासें चलेगी, इसलिए जो मैटर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पिछली क्लासों में शुरू कर ली थी, लेकिन अब जो है हम इसको मैप पर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप उसका देख लेते हैं। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मैप है, ये भारत पाकिस्तान ऊपर और इस तरफ का जो एरिया है यहाँ से राजस्थान और ये इधर इंडिया का एरिया है। ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना है इसको। ये है मांडा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। ठीक है। और यहाँ पर है दैमाबाद, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। ठीक है। ये है आलमगीरपुर जो यूपी के अंदर है, और ये दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है। ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे, लेकिन उसके बारे में ये है सूतकागेडोर जो कि सबसे पश्चिमतम स्थल है। ठीक है। इसको हमने देख लिया था। अब इसका मेजरमेंट इसका देख लेते हैं कि क्या है, यानी कि इसकी जो है लंबाई एक दूसरे से दूरियां जो है वो देख लेते हैं। मांडा से दैमाबाद की दूरी 1400 किलोमीटर, यानी कि मांडा से अगर दैमाबाद जाया जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है 1400 किलोमीटर है। उसके बाद में सूतकागेडोर से अगर मैं आलमगीरपुर की तरफ जाऊं तो सूतकागेडोर से आलमगीरपुर की बीच की दूरी थी 1600 किलोमीटर। ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी थी? 1600 किलोमीटर। ठीक है। अगर अब मैं ये जो जलीय सीमा की मैंने आपके साथ बात की थी, दैमाबाद से जो है सूतकागेडोर की जो है बीच की जो दूरी थी, ठीक है, इसको हमने देखा था। अब दैमाबाद की जो ये दूरी है इन दोनों के बीच में, ये है 1300 किलोमीटर। ठीक है। ये जो है 1300 किलोमीटर है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर इसकी जलीय सीमा भी पूछ ली जाती है। जलीय सीमा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात के बाद में यहाँ कराची बंदरगाह है पाकिस्तान का, कराची, और ये जो एरिया है ये सारा का सारा नीचे का एरिया, ये सब सारा का सारा एरिया ये अरब सागर का एरिया है। ठीक है। यहाँ पे अरब सागर लिखा हुआ है, तो ये अरब सागर है, इसके साथ में ये जलीय सीमा लगती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा की अपने बात करते हैं। ठीक है। तो ये है 1300 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर मैं सूतकागेडोर से मांडा जाऊँ, ठीक है, और मांडा से आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर के बाद में दैमाबाद, और दैमाबाद से फिर से सूतकागेडोर पहुँच जाऊँ, तो ये लगभग जो है एक त्रिभुज का आकार बनाता है। इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो त्रिभुजा आकार की है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो था त्रिभुजा आकार के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है। अब हम इसके स्थल देख लेते हैं फटाफट से, जो हमने पहले वीडियो में देख ली थी। ये हड़प्पा है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रोहिड़ी, मेहरगढ़, ये सब के सब सिंध के अंदर है। उसके बाद में मोहनजोदाड़ो, ये सिंध के अंदर है। उसके बाद में कोट डीजी, चुहंदड़ो, आमरी, अल्लाह, ठीक है। और इसके बाद में अपने बात करते हैं दक्षिण बलूचिस्तान की, तो ये यहाँ पर सूतकागेडोर है, और इसके नीचे यहाँ पर सूतकाको है। ठीक है। उसके बाद में बालाकोट, और यहाँ एक स्थल और है जिसे बोलते हैं डाबरकोट, डाबरकोट। ये बालाकोट, डाबरकोट, ये सब के सब क्या है? बंदरगाह थे। ठीक है। उसके बाद में अपने भारत की बात करते हैं, तो भारत में सबसे पहले हमने सबसे उत्तरी स्थल मांडा देखा। उसके बाद में आलमगीरपुर जो सबसे पश्चिम में था ये देख लिया हमने। उसके बाद में ये रोपड़ जो पंजाब के अंदर है। उसके बाद में ये बनवाली, फिर उसके बाद में कालीबंगा, बनवाली हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में कालीबंगा हमने देख लिया, और ये यहाँ पर है राखी गढ़ी जो इसके नीचे आ गया है, थोड़ी क्षमा चाहूँगा इसके लिए मैं। ये राखी गढ़ी है, यहाँ बनवाली है, फिर कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, राखी गढ़ी और बनवाली और राखी गढ़ी ये दोनों हरियाणा के अंदर है। ठीक है। उसके बाद में अपने गुजरात की बात करते हैं, तो ये है लोथल, गुजरात के अंदर है लोथल, जो कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता कालीन एक बंदरगाह था। उसके बाद में यहाँ है सुरकोटड़ा, फिर धोलावीरा, देसलपुर, रंगपुर, रोजदी, ये सब के सब का है गुजरात के अंदर है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि गुजरात के अंदर भारत के सबसे ज़्यादा सिंधु स्थल मिले हैं। ठीक है। उसके बाद में ये है दैमाबाद जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था। ठीक है। इसके बाद में हम हड़प्पा नगर के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी, वो देख लेते हैं फटाफट। ये है 6-6 की पंक्ति में अनागार। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के एफ टीले से हैं, जो कि AB टीला यानी कि पूर्वी टीला था, उसके उत्तर के अंदर एक टीला मिला है एफ टीला, जिसको सिर्फ नाम दिया गया है एफ टीला। उसके ऊपर हमें 6-6 की पंक्ति में जो है दो लाइन के अंदर, दो पंक्तियों के अंदर 6 और 6 टोटल कितने? 12, टोटल 12 हमें अनागार मिलते हैं। ठीक है। तो ये वो अनागार है, अनागार के अवशेष हैं। ठीक है। ये कुछ नींव के रूप में हमें मिले हैं, ये जो अनागार हमें मिलते हैं। ठीक है।
इनके अंदर जो है खाने पीने की चीज़ें जैसे गेहूँ या जौ, इनको जो है स्टोर करके रखा जाता था। और इनके सामने हर एक अनागार के आगे कुछ खड्डे हमें मिले हैं जिसके अंदर ओंखली के रूप में उनको यूज़ किया जाता था और गेहूँ और जौ को कूटने का काम वहाँ किया जाता था। इसके साथ इसी एफ टिले के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 7 और 8 की पंक्ति के अंदर टोटल कितने 15 टोटल 15 श्रमिक आवास, ठीक है, कितने 15 श्रमिक आवास हमें मिले हैं। ठीक है, वो भी हमें कहाँ से मिले, सारे के सारे हमें कहाँ से मिले हैं, ये एफ टिले से मिले। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिली है हड़प्पा से। ठीक है, तो ये वो इक्का गाड़ी है जो हमें हड़प्पा से मिली है। इसके ये जो लकड़ी के है ये बाद में लगाए हैं, जो इसको जो है म्यूजियम में रखने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये जो इक्का गाड़ी है ये रथ बना हुआ है, ये तांबे का पहिया, इसके आगे दो बैल जुड़े हुए हैं, ये ऊपर एक आदमी की जो इंसान की जो है आकृति बनाई गई है। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ जो हमें मोहरें मिली, मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जो है अभिलेखीय मोहरें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। तो ये वो अभिलेखीय मोहरों के जो नमूने हमारे सामने हैं, ये जो मोहरें हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया है जो सिंधु लिपि के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए क्योंकि ये एक जो है भावचित्रात्मक लिपि थी, इसको डिकोड नहीं कर पाए। तो ये थी जो मोहरें हमें मिली है। इसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, देखिए ये एक श्रृंगी बैल है जिसको वो बहुत ही पूजनीय मानते थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो है गेंडे का चित्र बना हुआ है, यहाँ हाथी का चित्र बना हुआ है, यहाँ बैल का चित्र बना हुआ है और यहाँ भी जो है फिर से एक बैल का जो है चित्र बना हुआ है। ठीक है, यानी कि वृषभ, ये बैल की पूजा वो लोग करते थे। ठीक है, ये जो चित्र इसके ऊपर बने हुए थे। अब हम आगे बात करते हैं, ये इनकी अंत्येष्टि के जो है तरीके थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो हमें वहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा की अपनी बात करें तो हमें वहाँ पे कब्रिस्तान मिले हैं। ये इनके दफनाने के तरीके थे। यहाँ देखिए एक कंकाल जो है एक हमें कब्र के अंदर मिला है, उसके साथ कुछ मटके या कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये कुछ बर्तन इसके साथ रखे हुए हैं। यानी वो लोग जो है परलोक में जो है विश्वास करते थे और उनके साथ में जो है उनके खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो है उसके साथ दफना दी जाती थी। ठीक है, यानी कि उसको परलोक की उसकी यात्रा के अंदर जो है उसको खाने की और चीज़ों की जो है कमी ना हो, इसलिए उनको दफना दिया जाता है उनके साथ। यहाँ पर भी एक आदमी है जिसको कुछ इस तरह में जो है दफनाया गया था, इसके साथ ये प्लेट की आकृति की कुछ चीज़ें इसके साथ दफनाई। ठीक है, ये जो आकृति है ये एक युगल समाधान है जो हड़प्पा से तो नहीं मिला है, लेकिन लोथल और कालीबंगा से जो है ये युगल समाधान जो है हमें मिलते हैं इस तरह के। ठीक है, ये हड़प्पा से नहीं मिला है। उसके बाद में ये मटके हैं जो कि किसी मृत व्यक्ति के साथ दफनाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी एक हमें कब्र मिली है जो कि मृत व्यक्ति की है। ठीक है, इस तरह से हमें ये चीज़ें हमें यहाँ मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो के अंदर हमने आपको बताया था कि उसके अंदर 2 टीले मिले, तो ये 2 भाग हैं। एक ये टीला है, इसको अगर हमने इस तरह से बांट दें तो एक टीला यानी कि इस तरह के जो एरिया है जो जिसके अंदर सामान्य लोग जो रहते थे इस एरिया के अंदर, ये अलग से मिला। उसके बाद में ये जो है ये एक दुर्ग टीला जिसकी हमने बात की थी, इसके भी चारों तरफ जो है ये देखो दीवार बनाई गई है, ये दीवार चारों तरफ इसकी तरफ बनाई गई है। ठीक है, और ये साधारण जो बस्ती थी इसके चारों तरफ ये दीवारें बनाई गई। उसके बाद में हमने राजमार्ग की बात की थी, तो ये वो राजमार्ग है, एकदम सीधा निकल जाता है और ये एक मेन सड़क है जो इस तरह से एक दूसरे को एक चौक के ऊपर बीचों बीच शहर के काटते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये शहर 4 भागों में जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 भागों में शहर डिवाइड हो गया और हर जो घर है वो अंदर की गलियों की तरफ खुलते हैं, कोई भी घर मेन गली के ऊपर नहीं खुला हुआ है। समझ में आ गई? ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से वो आगे बना हुआ है, घर किस तरह से उसके बने हुए हैं। ठीक है, हाँ वो ये है जो ये ग्रेट बात आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये है मोहनजोदड़ो का, ऊपर से फोटो इसकी ली गई है। ठीक है, उसके बाद में ये घर है, मैंने आपको बताया था ये मेन गली है और इसके दोनों तरफ जो है घर बने हुए हैं। ठीक है, हर एक घर के अंदर यहाँ देखिए ये बीच के अंदर जो है आंगन बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो है आंगन के मकान बने। ठीक है, और इस तरफ यहाँ इसका गेट है। ठीक है, तो इस तरह से घर बने होते हैं। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर 2 से 3 मंजिले घर भी वहाँ पर बने हुए होंगे, उनके अवशेष देख करके हमें पता लगता है। ठीक है, हर घर के अंदर एक कुआं, ठीक है, एक आंगन, कुछ कमरे और घर की 4 दीवारी, उसके साथ साथ नहाने के लिए स्नानागार, टॉयलेट। ठीक है, ये चीज़ें हर घर के अंदर मिली है। जो मैंने आपको
हड़प्पा के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 15 जो है अनागार के साथ में श्रमिक आवास भी मिले हैं, 15 श्रमिक आवास मिले हैं, उनके अंदर जो है कुएं की जो है कमी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है ग्रेट बाथ। मैंने आपको बताया था कि मतलब इसको आश्चर्य कहा गया है, तत्कालीन विश्व का जो है ये आश्चर्य इसको कहा गया है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक स्नानागार था। ये दक्षिण दिशा से और यहाँ से उत्तर दिशा से इसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये जो एरिया है इसमें पानी भरा जाता था। यहाँ से इस तरफ से देख सकते हैं एक नाली है जिसके अंदर पानी अंदर आने, और इस तरफ जो एक नाली होगी जिससे पानी को बाहर जाने के लिए रास्ता दिया जाता था। एक इसको स्तूप टीला इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे जो है ये एक स्तूप के अवशेष मिले हैं जो कि कुषाण शासक कनिष्क के टाइम के अंदर मोहनजोदड़ो के अवशेषों के ऊपर उसको बना दिया गया था, इसलिए इसको जो है स्तूप टीला इसको बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, तो वो इस तरह की थी। ठीक है, ये नर्तकी किसी तरह से लग नहीं रही है, लेकिन ये है नर्तकी, कह दिया गया है तो मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की ये मूर्ति थी। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी प्रजातियां हमें मिली, प्रजातियों के साक्ष्य हमें मिले हैं, जैसे भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, इस तरह से काफ़ी सारी प्रजातियों के हमें जो है वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर लगभग 35 से 40 हज़ार तक के जो है लोगों के होने की आशंका जो है जताई गई है कि एक टाइम के अंदर इतने लोग यहाँ पर एक साथ रहते होंगे, और उनकी प्रजातियाँ भी काफ़ी सारी बताई गई हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया ये देख लिया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली है। ठीक है, बाद में इसके आगे की क्लासों में हम बाकी के नगरों को देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच।